कोरोना जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। एक ऐसी महामारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, पूरी दुनिया को घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिया है। इस बीमारी ने देश में भी इस महामारी को हराने के लिए चरण युद्ध तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना के केस भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस 1 लाख को पार कर चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं कोरोना को लेकर 17 मई को लगाया गया लॉकडाउन 4.0 काफी रियायत वाला रहा। केंद्र के अलावा राज्यों सरकारों ने भी रियायत दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर सौंप दिया था कि आप परिस्थितियों के हिसाब से तय करें कि किसको रियायत देनी है, किसको नहीं। जिसके बाद लोगों ने बाजारों और सड़कों पर आना शुरू कर दिया। घरों में बंद लोगों ने घरों से बाहर आकर सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा ही बदल दी, जबकि सरकारों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। अब ऐसे में कितने ही सवाल आपके सुलगते हैं, जहन में आना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। क्या देश से कोरोना खत्म हो गया है? क्या लोग कोरोना के बढ़ रहे केसों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इतना ही नहीं, बीते दिनों की तुलना में कोरोना के केसों में काफी तेजी से आई है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे की अपडेट की बात कर लें तो 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले 3 दिन से यही देखने को मिल रहा है कि 5000 से ज्यादा, अब 5600। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन 4 भले ही है, सरकारों ने रियायतें भले ही दे दी हैं, लेकिन अभी भी जहन में इस बात को बैठाए रखिए, भले रियायतें दे दी गई हैं, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो इन मामलों को देखकर जो जहन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आपको ध्यान रखना है अपनों का और अपने परिवारजनों का। आपको बता देते हैं सबसे पहले लॉकडाउन की बड़ी बातें। 4 में क्या क्या खोला गया। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद जो बॉर्डर है वो खुलेगा। यूपी में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। दिल्ली में शर्तों के साथ ई रिक्शा, कैब, बस सेवा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में रेड जोन, ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में बाजार खुलेंगे। राजस्थान में सैनिटाइजेशन के साथ सैलून खुलेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में सभी बाजार खुलेंगे। हरियाणा में मिठाई, बेकरी और मीट की दुकानें 6 दिन खुलेंगी। ग्राहक को बैठाने और परोसने की अनुमति नहीं, केवल होम डिलीवरी होगी। स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक या फिर बड़ा सामाजिक आयोजन नहीं होगा। शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मौजूदगी के आदेश हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे, दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। गाइडलाइंस की खास बातें बताते हैं आपको। लोगों के बीच 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। फेस कवर या फिर मास्क लगाना भी बहुत जरूरी होगा, जो कि शुरुआत से ही रहा है। 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोने के लिए जागरूक करना। 20 सेकंड तक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। खांसते या छींकते वक्त एटिकेट्स का ध्यान रखना होगा। सभी को अपनी सेहत की खुद करनी होगी निगरानी। सेहत में जरा भी गड़बड़ दिखने पर संस्थान को करना होगा सूचित। किसी को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उसे दफ्तर ना बुलाएं। कोई स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे तुरंत अपने दफ्तर को सूचित करना होगा। अगर कोई स्टाफ होम क्वारंटाइन रहना चाहता है तो संस्थान को इस बारे में भी उन्हें बताना होगा, अवगत कराना होगा। तो ये कुछ खास बातें हैं। तो भले ही जहन में सबसे पहला यही सवाल है कि भले ही रियायतें भले ही दे दी गई हों, लेकिन अभी भी लोगों को अपने जहन में ये डाल देना चाहिए कि अभी भी कोरोना जिंदा है, और जिंदा है इसीलिए ही लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कश्यप, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, कटपालिया जी। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर जी। तो राजेश कश्यप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मामले लग रहे हैं और बढ़ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से लोगों के जिस तरह से रवैया दिख रहा है, उनके एटिकेट्स दिख रहे हैं, लगता नहीं कि उनके जो जहन में है वो भय है? क्योंकि अब मामलों की बात करें तो 5600 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। जी जी, यस जी। जो जिस तरह की लापरवाही हो रही है ये वास्तव में चिंताजनक है, मानने की बात है। लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी और लॉकडाउन में जो ढील दी गई थी वो पूरा व्यवस्था करके अगर सरकार करती, राज्य सरकारें करती, केंद्र सरकार वो ढील देती। हमने पिछली बातचीत में भी यही कहा था
आप तरीके से अगर व्यवस्था के तहत अगर आप सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉकडाउन खोलेंगे, तो आप स्थितियों पर नियंत्रण कर पाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती थी तो दुगना क्या कई गुना ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। ये हमने पहले भी इस चीज के संकेत दिए थे। जैसे आज मजदूर हैं, आज सड़कों पर चल रहे हैं, ना तो वो सही तरीके से घरों तक पहुंचा पा रहे हैं, ना उनको सरकारों की तरफ से अच्छी सेवाएं मिल पा रही हैं। वो उनके पैरों में छाले हो गए हैं, रो रहे हैं, और पूरे देश की तस्वीर जो बाहर जा रही है वो बहुत ही गलत तरीके से जा रही है। और इसमें बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो संगठित मजदूर हैं और जो आज सड़कों पर खड़े हैं और जो घरों से निकले हुए हैं और जो इतने दिनों से घरों में बंद थे, लॉकडाउन का पालन भली-भांति कर रहे थे, एकदम से बाहर निकले तो ये स्थितियां होनी ही थी और ये उसी के अनुरूप है। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है यश जी। लेकिन इसमें कहीं न कहीं सरकारों ने जो जिस हिसाब से व्यवस्था की है, जिस हिसाब से उनको करना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। इस वक्त तो हर राजनीतिक दल ये कहेगा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं सही दुरुस्त तरीके से हों तो हैं। अब अगर ये जो सड़कों पर उतरे हैं और जो मजदूर लोग हैं, एक तो ये कैटेगरी ये है तो इनकी मजबूरी हो गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में बंद थे और जो वास्तव में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर सख्ती से पालन करना जरूरी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा था कि ठीक है हम डील दे रहे हैं, लेकिन सख्त नियमों के तहत डील दी जानी चाहिए यश जी। और जब आप नियमों का पालन अच्छी तरीके से करवाते आ रहे हैं और एकदम से लापरवाही आप इस हिसाब से कर देंगे और सरकार और प्रशासन हाथ खड़े कर देंगे और जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो उस पर थोड़ी ढील छोड़ देंगे, तो यही स्थितियां होनी है। बिल्कुल राजेश जी, मतलब सरकारों का रवैया इस तरह से देखने को मिल रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने तय कर दिया हो कि राज्य सरकार ही तय करें कि आपको किस चीज में छूट देनी है, क्या चीज में रियायत देनी है। और चौंकाने वाली बात तो यह है राजेश जी कि जिस तरह से शुरुआती अगर हम देखें लॉकडाउन फर्स्ट में तो बहुत ज्यादा सख्ती थी, तब मामले कम थे, लेकिन अब लॉकडाउन 4 है तो रियायतें ज्यादा हैं तो मामले भी ज्यादा हैं। तो ऐसे में सरकारों को भी समझना होगा, सरकारों का रवैया इस तरह से दिख रहा है कि हम रियायत भी देंगे और रिस्क भी लेंगे। हाँ, ये इसलिए हो रहा है कि एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ गई है जी, और दूसरा जो श्रमिक लोग हैं वो घरों में जाना चाहते हैं, जो तो इकाइयां खोलना चाहते हैं, तो वो उस वक्त निर्णय लिया गया जिस वक्त मजदूरों को काम की जरूरत थी। और हमने पहले भी कहा था कि जो जाना चाहता ना उसको सिस्टम तरीके से सारे संसाधन सरकार के पास से वो आपसे पहुंचा सकते थे और पूरी व्यवस्था करके कर सकते थे। दूसरी तरफ अब भूखमरी बढ़ रही है और काम भी नहीं है, लोग भावनात्मक रूप से घरों से जुड़े हुए हैं, तो वो वहां पर जाना चाहते हैं जी। अब उनके जो व्यक्तिगत तौर पर जो उनको तकलीफें उठानी पड़ रही है, उनको काम से ज्यादा आप अपने घर की ज्यादा चिंता, उनको ये लग रहा है कि जिस वक्त उनको सारी की जरूरत थी, उनके जो काम देने वाले लोग थे, ठेकेदार थे, औद्योगिक इकाई वाले थे, उन्होंने उनको निकाल दिया। उस वक्त उनकी कोई मदद नहीं करी है। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने वैसे कहीं न कहीं उनको कुछ न कुछ संभाला हो, लेकिन सरकारों की तरफ से उनका पूरा रोष है कि सरकारों की तरफ से उतना उस स्तर पर मदद नहीं मिली जो जिस स्तर पर मिलना चाहिए थी। और उनको ये लगता है कि जब हम पूरे देश की इकोनॉमी को इतना अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं और अपना खून पसीना दिन रात ये कर रहे हैं, और जब हमें उनको जरूरत थी सरकार की, प्रशासन की, ठेकेदारों की, औद्योगिक इकाई के मालिकों की और अपने जो उनके मालिक थे उनकी, तो उस वक्त उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब वो लुटे पिटे ही महसूस होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ असंगठित मजदूरों की, जो दो कैटेगरी के संगठित है, असंगठित है। और ये भी है कि 93% इस वक्त असंगठित मजदूर हैं, जिनकी संख्या लगभग 41 करोड़ 80 लाख के करीब है, यानी कि लगभग 42 करोड़ बन जाती है। इन 42 करोड़ असंगठित मजदूर जो प्रवासी लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, तो इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अब जो लॉकडाउन खोला है तो केंद्र में क्या है? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और आर्थिक में कौन है? जो बड़े लोग हैं जी, जो उनके औद्योगिक घरानों की जब प्रेशर आया उनका, तो सरकार ने डील देना शुरू किया। और जब औद्योगिक घरानों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था सरकार पर, तब मजदूरों को वो इग्नोर करते रहे। अब उनका प्रेशर है तो वो श्रमिकों की जरूरत है, अब उनको दोबारा श्रमिक याद आने लगे हैं। श्रमिक इस वक्त भी सड़क पर बैठे रो रहे हैं, अभी मीडिया कवरेज हो रही है। तो इस वक्त सरकार को भी ये देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो वो जो ठगे लुटे पिटे जो भी श्रमिक इस वक्त हैं, उनको संभालने की जरूरत है। औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी जी, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है, मजदूरों की अपेक्षा हो रही है, चाहे विपक्ष कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। आप जब ये निकले हैं, बाहर निकले हैं, तो बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनको जरूरत नहीं है निकलने की, और वो शौकिया तौर पर निकलते हैं, उन पर सख्ती भी होनी चाहिए। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए और सरकारों को भी समझना चाहिए राजेश जी, सरकारों को भी समझना चाहिए कि आज का दौर ऐसा है, भले लॉकडाउन 4 है, सब उम्मीद कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि लॉकडाउन 4 होगा,
इसमें कुछ ऐसी सख्ती बरती जाएगी जो इन मामलों को रोकने के लिए पूरी तरह से कारगर होगी। लेकिन लॉकडाउन 4 है, रियायतें ज्यादा हैं और ऐसे में देखना होगा। शुरुआती लॉकडाउन 4 में ही 5000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चलिए राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सीधा चलते हैं, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक हैं कटपालिया जी। कटपालिया जी, आपसे जानना चाहते हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 4 हमने 4 भी देखा है, शुरुआत हो चुकी है, 1 भी देखा, 2 भी देखा, 3 भी देखा। तो आपको लग रहा है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसका असर जितनी तेजी से लोगों के जहन में पड़ना चाहिए, जो भय का माहौल है आज भी वो कारगर है, वो बना हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात राजेश जी ने कही है जी कि इसके दो पहलू हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक सरकार का पक्ष है और दूसरा लोगों का पक्ष है। जी सरकार जिस तरीके के इंतजाम करने चाहिए थे, उनके पास एक लंबा समय था। 40-50 दिन का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। तो उन्हें विधिवत तरीके से, चरणगत तरीके से इस समस्या के बारे में सोच विचार करके लोगों को उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए था, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीजों में उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं किया, लॉकअप रखा। मजदूरों को उन्होंने एक किस्म से बंद करके रखा, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है कि उसके अंदर जो है वो उसे चढ़ा दिया जाता है तो गैस बनती रहती है, तो अचानक विसिल फट जाती है जी और कभी कभी कुकर भी फट जाता है। तो बिल्कुल सेम एनालॉजी यहाँ है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटेजी में फेल्योर तो है ही है। हमारे नेताओं को मैं नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट, जिनका ये उत्तरदायित्व बनता था कि चरणगत तरीके से इनको इनके घर तक के पहुंचाना चाहिए था। उसमें एक मनोविज्ञान ये भी था कि अगर हम इन्हें सुरक्षित तरीके से इन 40-50 दिनों में इनके घर पे पहुंचा देते तो वापस आने की भी हम इनसे उम्मीद कर सकते थे कि ये वापस आएंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे मजदूर इसमें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये बैठ गया है कि ये हमारे लिए जगह नहीं है, ये काम हमारा गांव ही ठीक है, उस गांव में हम सुरक्षित हैं, जो भी मिलेगा सूखा जैसा भी होगा खाएंगे, आपस में बैठ करके रहेंगे, ऐसी असुरक्षा की भावना उनके अंदर आ रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी, आपने ट्रेनिंग दी, सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग दी, मास्क की ट्रेनिंग दी, वो तो काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक के 70-75% लोग जो है मास्क भी लगाए घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। पर ये सभी लोग कर रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो इस टाइप की चीजों में इरप्ट होना स्वाभाविक है। अभी भी हमें नहीं मालूम है कि कौन सा जोन रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है। इसकी परिभाषा हर रोज बदल रही है। तो हर आदमी जो है पूरी तरह से इनसिक्योर फील कर रहा है, पता नहीं कल सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, कल कुछ कमाई होगी या नहीं होगी। तो ये असुरक्षा की भावना की वजह से लोग जो है सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में जो है बहुत सीरियसली रिव्यू लेना चाहिए। जो मैसेज है उसमें क्लैरिटी नहीं है। सरकार की तरफ से जो मैसेज दिए जाने चाहिए, जैसे मैं देख रहा था साउथ कोरिया और दूसरे कंट्रीज में एक पूरा मॉडल बना हुआ है कि हम इस तरीके से अपने काम को आगे करेंगे। जो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल से हम चल रहे हैं। आज कुछ हैं कि कल सुबह उसी के अंदर बदलाव आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि परिस्थितियां भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। मुझे पक्का ये है कि अगर ये संक्रमण अचानक ही बहुत तेज हो गया तो सरकार को जो है ना बैक करना पड़ेगा अपने निर्णय को। कटपालिया जी, आपको लगता है कि जो सरकारों को, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, कहीं ना कहीं लोगों में जो भय बना हुआ है उसको एक संवाद के जरिए दूर किया जा सकता है? भले सरकार ने रियायतें दी हों, वो बात सच है, लेकिन रियायतें देने का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तक कुछ मामले बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मामले ये बढ़ रहे हैं। इस बात को लोगों को समझना होगा, तभी अगर लोगों के जहन में इस तरह की जहनियत बन गई है कि हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि सरकार ने उद्योग धंधे खोल दिए हैं। सरकार को समझना चाहिए था कि लॉकडाउन 4 भले ही है, रियायतें भी हैं, मामले भी बढ़ रहे हैं और लोगों का आना जाना पहले से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो आपने कही है संवाद, संवादहीनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये जो मैसेज सरकार का, जो ये चैनल है हमारे, दिन भर जो इन्हें मैसेज इन न्यूज चैनल्स के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू दिए जाने चाहिए, लोगों को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे उनके लिए हम आगे सोच रहे हैं, क्या क्या हम कर पा रहे हैं, क्या क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे आश्वासन लोगों को चाहिए।
जो उन्हें आश्वासन वैसे हवा में तो खूब दिखाई दे रहे हैं, जी लेकिन जब करने की बारी आती है तो मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ रोजाना। जी पता लगा कि साहब ये जो राशन है कुछ लोगों तक सीमित है, उन लोगों को तो खूब मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिल पा रहा है। वही वाली बात है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। जी तो ये अगर इस टाइप की व्यवस्था अनार्की अगर रही तो लोग विश्वास तो खोएंगे ही खोएंगे। तो उनका विश्वास हम कैसे कायम करें, वो संवाद के थ्रू ही मुमकिन है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है विश्वास कि हमें विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी जिले का हो, किसी भी राज्य का हो। चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ राजेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं। राजेश कश्यप जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई थी, वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जिस तरह से और जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर इसी तेजी से मामले बढ़ते रहें तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा सकता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जी ये सही है। ये जब हम लॉकडाउन फर्स्ट लगा था, सेकंड लगा था और फिर थर्ड लगा था, तो उस दौरान भी हमने अच्छे से इस मुद्दे पे बातचीत की थी और ये संभावना थी कि बहुत ही एक बुरा वक्त भी आ सकता है और आधे से अधिक जो जनसंख्या वो संक्रमित हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही थी। उन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर हमने अपने सार्थक संवाद प्रोग्राम में भी अपने चैनल पर इस तरह की बातचीत की थी और हमने ये भी कहा था कि अगर आप सावधानियां रखेंगे, जागरूकता रखेंगे और सही सिस्टम से वो लोगों को चलाएंगे तो हम इस पे काबू पा सकते हैं और इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन नारों से और झूठे दिखाओं से और लापरवाहियों से हम जीतने वाले नहीं है यश जी। अब जब जिस हिसाब से आज की स्थिति हो रही है, कहीं ना कहीं भूल चूक हो रही है और अब जब सारा क्रेडिट केंद्र सरकार ले रही थी, तो अब जब फेलियर नजर आने लगा कदम कदम पर उन्होंने राज्य सरकारों पर डाल दिया कि राज्य सरकारों ने अच्छे तरीके से वो पालन नहीं किया करवाया चीजों को। अब एक दूसरे की पे राजनीति खुद ही करने लग गए हैं। जिस तरह यूपी और प्रियंका गांधी और योगी जी के बीच में जो संवाद हो रहा है रोडवेज बसों को लेकर 1000 उसमें, तो बसों को लेकर श्रमिकों के मामले में, इसी तरह की और भी कई चीजें निकल आ सकती हैं। लेकिन अब इन चीजों का मुद्दा ये होगा कि जो आज परिस्थिति है उनसे कैसे निपटा जाए। अब जो लोगों में अवेयरनेस की बात हो रही है, खासकर आप अगर एक बहुत बड़ा ये वर्ग है सर असंगठित मजदूर का, मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 42 लाख जो असंगठित मजदूर हैं वो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब लगता है हर जगह ऐसी अफरा तफरी मची हुई है। अब जो श्रम अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी भी रिपोर्ट आई है, लगभग इस 40 करोड़ जो असंगठित मजदूर है देश के, भारत के, वो उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है और वो बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। अब यहाँ पर और भी स्थितियां पेचीदा होंगी यश जी। एक तरफ तो 20 लाख करोड़ का एक जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा करके ये दिखाया है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन उसमें लगता है कि असंगठित मजदूरों के लिए एक नामात्र ऊंट के मुंह में जीरा समान कोई इनको योजना उनके बारे में पता ही नहीं है। एक रिपोर्ट आई है यश जी, मेरे पास ये रिपोर्ट है, मैं आंकड़े देख रहा था कि जो 93% असंगठित मजदूर हैं उनमें से 17% मजदूरों के पास बैंक खाता तक नहीं है, जो वैलिड बैंक खाता है जिसमें वो जुड़े हों। दूसरा 62% जो मजदूर हैं उनको ये पता नहीं कि आपातकालीन जो योजनाएं लागू की हैं या लागू होने वाली हैं उनको ये पता नहीं हमारे लिए क्या कुछ है। और 37% मजदूर हैं जो ये नहीं जानते हमारे बारे में सरकारों ने ये योजनाएं चला रखी हैं, हम इनका फायदा उठाएं। और 14% लोगों के पास तो राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं है। जब ये आंकड़े आज इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग है, 93% मामूली नहीं होता, 93% देश का प्रतिनिधित्व करता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में करता है जी। जब हम इस वर्ग की उपेक्षा करके हम सिर्फ थोड़ी सी जो संख्या औद्योगिक घरानों की उनकी चिंता करेंगे और इतनी बड़ी नफरी की उपेक्षा करेंगे तो यही चीज होगी। और दूसरा, जब मजदूरों के बारे में बात हो रही है तो ये भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं यश जी। एक तो यह था जिनका आश्रय वो लिए थे, जिन जहाँ ये रोजी रोटी चला रहे थे, उन्होंने उनको दुत्कार दिया है, उसी टाइम पर उनसे किराया मांगा गया, उसी टाइम पर उनको काम छोड़ने के लिए कह दिया गया, उसी टाइम पर उन्होंने घर से निकाल दिया है। एक तरफ ये है, फिर उसके बाद ये आश्रय होता था, उनकी उम्मीद होती थी सरकारें संभालेंगी, सरकारों ने स्थितियां गंभीर होती जा रही है। राजेश कश्यप जी, स्थितियां गंभीर होती जा रही है जी, ये समझना होगा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह परमार हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज से। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जसवीर जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत ज्यादा मुद्दा सुर्खियों में रहा था, ये एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने कहा था कि जून और जुलाई में जो कोरोना के मामले हैं वो पीक पर होगा
और लगातार मामले बढ़ते जाएंगे। इस बात से आप कितना सहमत है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर 24 घंटे के अपडेट की बात करें तो 5600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 है, रियायतें भी ज्यादा हैं, उद्योग धंधे ज्यादा खुल भी गए हैं। तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है जी, जहाँ पे पेशेंट का लोड ज्यादा है वहीं पर ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है जी। और लोग लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ पे इतने केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता कि 5 या 6 राज्यों में इसका प्रकोप ज्यादा है जी। तो वहीं पे पेशेंट जैसे जो बता रहे हैं 13-15 दिन में जो डबल हुए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उस वहाँ पर और सख्त कानून बना के कोई इस तरह का इंतजाम किया जाए कि लोग बेहिसाब सड़कों पे ना निकलें या किसी और काम के लिए ना जाएं, घरों में ही रहें तो ही बचाओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन नहीं हो रही है। जसवीर जी, आप इस बात से सहमत हैं जो रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि जून और जुलाई में मामले बढ़ेंगे, पीक पर होगा? नहीं, वो लग रहा ना आपको, जैसे अभी पिछले 15 दिनों में डबल हो गए, 50,000 से 1 जी। लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो इससे लगता है कि मामले बढ़ेंगे, अभी कम नहीं होंगे कि बढ़ेंगे, लेकिन रिकवरी रेट भी इंडिया में ठीक है, डेथ रेट भी कम है, वो थोड़ी सी अच्छी खबर है। लेकिन मामले तो बढ़ेंगे, तो निश्चित है कि आगे चल के मामले तो बढ़ने हैं। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम उस हिसाब से तैयार है अगर मामले बढ़ते हैं तो? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा देश हेल्थ सिस्टम के मामले में बाकी देशों की तुलना में कहां पर खड़ा है। नहीं, हेल्थ सिस्टम बाकी देश की तुलना में तो हम पीछे हैं काफी, लेकिन सरकार ने काफी एफर्ट्स किए हैं जब से कोविड-19 इंडिया में आया है। उससे पहले आपको पता कि पीपी किट्स यहाँ नहीं बनती थी जी। अभी नए वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं, नए हॉस्पिटल हर रोज बनाए जा रहे हैं किसी भी प्रदेश में। तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और जो चिकित्सक या जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो भी अपना मतलब कि जी जान से उसमें लगे हैं। उन्होंने भी एक तरह से प्रतिज्ञा ली हुई कि इस कोविड-19 को यहाँ से भगाकर छोड़ेंगे हम। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इस बात को आप मानते हैं कि अगर हमारा हेल्थ सिस्टम पहले से अगर मजबूत होता, हम कोई सी महामारी से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहते, तो आज जो देश की स्थिति है वो पहले से बेहतर होती? देखिए ऐसा है कि ये महामारी करीब 100 साल पहले ऐसी एक महामारी आई थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जानें दी थी। जी। बीच में छोटी मोटी महामारियां आती रहती हैं, लेकिन उसको भी सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की विपदा एकदम देश के ऊपर आएगी और एकदम अरेंजमेंट नहीं हो पाते हैं। सरकार की भी अपनी सीमाएं होती भी काम करने की। लेकिन जैसे ही इस चीज का पता चला तो अर्लीस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन का बहुत ही ज्यादा असर रहा। काफी स्टेट तो ऐसे हैं, काफी जिले तो काफी 300 के करीब ऐसे जिसमें एक भी केस नहीं है। और कुछ जैसे हमें हरियाणा की बात लें तो वहाँ भी बड़ा अच्छा कंट्रोल सरकार ने किया हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो या हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो अनिल विज जी हैं और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, खासकर सरकारी चिकित्सक, वो 24/7 बिना छुट्टी लिए अपने परिवार से दूर रहकर रेस्ट हाउसेज में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने प्रण किया हुआ है कि भाई इस समय हमें हमारे प्रदेश को हमारी ज्यादा जरूरत है, ना कि हमारी फैमिली को। तो इस तरह की जो उनकी भावनाएं और जो उनकी दृढ़ संकल्प है, तो उसके हिसाब से लगता नहीं कि भाई ये उन्हें पैर ज्यादा पसार पाएगा जो अपने का ये कोरोना वायरस। जी। तो जसवीर जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप हरियाणा को लेकर तवज्जो दे रहे हैं, तो मैं एक चीज हरियाणा के संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का संबोधित करते हुए प्रदेश को ये बात कही थी कि हमारे यहाँ प्रति 10 लाख पर 2800 टेस्टिंग हो रही है। तो आपको लगता है कि इस हिसाब से ये पर्याप्त है? नहीं, टेस्टिंग थोड़ी कम है, लेकिन अभी सरकार ने बढ़ाई है टेस्टिंग ना। जैसे मशीनें भी और लगा दी हैं, अलग नई मशीनें लगी है, नूह में लगाने जा रहे हैं और पीजीआई में एक मशीन और लगा रहे हैं। तो क्योंकि मशीनें थोड़ी कम थी, प्राइवेट में भी कुछ मशीनों का अलाउड किया है, तो ज्यादा जरूरत वही है जहाँ पे कि अभी कंटोनमेंट जोन है या रेड जोन है और पूरी पब्लिक की स्क्रीनिंग करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सिम्टोमेटिक कोई भी है तो उसके टेस्टिंग तो कर रहे हैं, सरकार बढ़ा रही धीरे धीरे, और धीरे धीरे सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। हरियाणा में खासकर कोई अभी ऐसी समस्या है नहीं कोई। और जैसे आप देखेंगे जो संसार में हमारा 5वां नंबर है टेस्टिंग में भी, इतना कम नहीं है अपने इसका भारत का। जी जी चलिए, जसवीर जी बने रहिए हमारे साथ। राजेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार टेस्टिंग का दायरा बढ़ा रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है आईसीएमआर की कि 25 लाख से ज्यादा हमारी टेस्टिंग हो चुकी है। तो आपको लगता है कि इतनी पर्याप्त है या फिर इससे ज्यादा और होनी चाहिए? क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, इसको बात को सांसद से लेकर विधायक तक, कैबिनेट मंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तक सभी मानते हैं कि जांच का दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी से ही धुंधली तस्वीर जो है वो साफ होगी।
जी जी ये जी बिल्कुल तेजी से और ज्यादा एफर्ट करके ये टेस्टिंग का वो जो दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी बातों बताएं शायद छठा स्थान है जी। अभी टेस्टिंग के लिए मामले में भी, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उसमें 11वां स्थान आ गया है देश का। जी। तो इस तरह के जो आंकड़े वैश्विक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ये कंट्रोल बना रहे। और जितने भी हमारे कोरोना वायरस हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जितने भी लगे हुए हैं, तो कोई भी प्रशासनिक तौर पर है, मैं तो सबको सादर साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से ये सब संभव हो पा रहा है, और वो दिन रात एक किए हुए हैं देश के लिए। और अब जब टेस्टिंग का मामला आ रहा है, तो टेस्टिंग में शुरू से ही मांग उठती आ रही है, जिसको तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो विदेशों में जो जितनी तेजी से चल रहा है मामला टेस्टिंग का, उसके हिसाब से उनकी संख्या संक्रमितों भी ज्यादा निकल कर आ रही है। हमारे यहाँ पर टेस्टिंग हो नहीं रही है और पता लग नहीं पा रहा है कौन कौन कोरोना से ग्रसित हो रहा है। अब तो ऐसा दूसरा दौर आने वाला है जिसमें ये लक्षण ही नहीं पता लग चल रहे हैं कि वो कोरोना से ग्रसित है। अब ये स्थिति अगर बढ़ती चली जाएगी, तो जो हम आप एक 2 मिनट पहले हम कह रहे थे कि आगे स्थिति बड़ी पेचीदा हो सकती है और पीक पर पहुंच सकता है, तो वो इसीलिए हो सकता है कि 2 तरह का कोरोना होगा। एक तो अपने लक्षण नजर आ रहे हैं, एक के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। और वुहान का जो ये मामला है, अभी वुहान में इसी तरह के दूसरा जो चक्कर शुरू हुआ, तो वो इसी का हुआ जिसके लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे चिंता की बात है यश जी। अब सरकार जितनी तेजी से वो करेगी, तो उनको मामले पकड़ मांगे, उससे देश की वो कोई बेइज्जती होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो एक कंट्रोल करने वाली बात होगी। अगर हम वो छुपे रहेंगे, तो वो हर 10 या 15 दिन के बाद वो कोई गुना ज्यादा निकल कर आएगी समस्या। इसलिए बेहतरी है कि जितना तेजी से हम टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाएं, उतना ही हम अपने देश के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर ये इसी तरह से नियंत्रित में रहा, थोड़े दायरे में ये चेकअप वगैरह चलता रहा, तो हो सकता है स्थिति सीधा हो जाए और अनियंत्रित हो जाए। यश जी, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और बिल्कुल सही सुझाव है। हमारे चैनल की तरफ से सुझाव होना चाहिए, सरकारों को अपने स्तर पर जितने भी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का दायरा बढ़ा सके वो उतना बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता हर राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है कि समन्वय स्थापित करते हुए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए हर तरह की सुविधा मुहैया कराए, जिससे कि तस्वीर साफ हो सके। कटपालिया जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप कुछ हमारे दर्शकों को टिप्स दीजिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि वो किस तरह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, उस भय से जो कि यहाँ पर जहन में रहता है, वो किस तरह से निजात पाए, क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि देखो जी, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत है जी। इस टाइम। सबसे पहले तो हमारे जितने भी ये टीवी चैनल्स हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, उन्हें यहाँ से पॉजिटिव मैसेजिंग करनी चाहिए, लोगों को हौसला देना चाहिए। हौसला हवा में नहीं मिलता है, उन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं आने वाले टाइम में सरकार के द्वारा या दूसरे संस्थाओं के द्वारा, उनकी क्लैरिटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सिर्फ प्रोग्राम की क्लैरिटी ही नहीं पहुंचनी चाहिए, वो रियलिटी में भी पहुंचनी चाहिए। तब जो है लोगों का हौसला बढ़ेगा। हमारे वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और दूसरा स्टाफ है, वो लोग जो है लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको हौसले की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो संक्रमित हो रहे हैं जी। उनके लिए, उनकी साइकोलॉजी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास विधिवत प्रोग्राम होने चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं होगा, उनके लिए रियलिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट करते भी रहते हैं, हमने भी कुछ ऐसी हेल्पलाइन इस टाइम शुरू कर रखी हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, दूसरे लोग परेशान हैं, हाउसवाइफ परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। इन सबको अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम उन्हें सिस्टमेटिकली एड्रेस करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम से ना निकल पाए। लेकिन हौसले के साथ साथ अच्छे प्रोग्राम्स हो, अच्छे इंतजामात हो, तो देश निकलेगा इसमें से, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। और कुछ 2 टिप्स आप बता दीजिए कि जिससे लोग समझ सकें कि इस भय मुक्त होना है, इस कोरोना से डरना नहीं है। भय मुक्त होने के लिए सबसे पहली बात तो है सेल्फ मैसेजिंग। अपने आप को ही ये मैसेज देना होता है कि हम इसमें से निकलेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारा देश सक्षम है, हमें विश्वास है। ये मैसेज अगर सुबह उठ करके हम अपने को और अपने लोगों को देंगे तो हमारे अंदर सारा दिन उत्साह बना रहेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत ज्यादा विश्वास में अपने आप को लेने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसवीर सिंह परमार, डॉक्टर हैं और प्रदेशाध्यक्ष हैं मेडिकल सिविल सर्विसेज के। तो आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये पूरे देश का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो चुका है या फिर
होने वाला है? देखिए कि जो प्रदेश ज्यादा संक्रमित है वहाँ पे तो कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो चुका है जी। और इसका बचाव का तरीका ये है कि लोग भीड़ भाड़ से बचें, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं मानने को तैयार है। थोड़ी सी ढील मिलते ही रोडों पे हुजूम निकल जाता है लोगों का, दुकानों पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता और ना ही कोई प्रॉपर हैंड वॉश कर रहा है। सब्जी मंडियों में जाओ सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, कहीं भी जाओ तो ये कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो गया। इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए कि हमने खुद ने डिसाइड करना है, सरकार ने डिसाइड नहीं करना है। जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, अपने घरों में ही रहें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। चाहे वो लॉकडाउन में वहाँ पे ढील दी हुई है, जितनी ढील देंगे और लोग बाहर निकलेंगे और इन्फेक्शन को फैलाएंगे। हमें नहीं पता कि कौन बंदा अपना कोई व्यक्ति अपने अंदर इसको कोविड-19 को लिए घूम रहा है। तो इसकी जरूरत है कि लोग अपने आप में मन में ये विचार रखें कि भाई किसी को भी कोरोना हो सकता है, मैं भी कोरोना का पेशेंट हूँ, इसलिए मैं बाहर ना निकलूं ताकि और लोगों को इन्फेक्ट ना करूं। और अपनी जो मन शक्ति है उसको थोड़ा दर्द करना पड़ेगा कि भाई ये आम बीमारी है, धीरे धीरे जाएगी, अब ये लंबी चलेगी। इसलिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है। और सरकार का जो डिसीजन है कि स्कूल कॉलेजेस या बड़े मॉल्स नहीं खोलने, बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है वहीं पे इसको फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई सरकार ने लॉकडाउन करके बड़ा अच्छा स्टेप लिया और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको सिस्टमेटिकली ढंग से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी जबकि मैं कह रहा हूँ ना, जून और जुलाई में केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसमें आने वाले टाइम में और ज्यादा जरूरत है कि उसको और सख्त रूल बनाकर इसको अप्लाई किया जाए ताकि लोग इस चीज से बच सकें। बिल्कुल, लोगों को भी ये समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें। चलिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार ने रियायत दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें। अभी भी जहन में इस बात को बैठाए रखिए कि कोरोना जिंदा है और इसी की बानगी और इसी का एग्जाम्पल यह है कि 24 घंटों में 5600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो इसकी जिम्मेदारी देश के प्रत्येक व्यक्ति को लेनी होगी और समझना होगा कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना होगा। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।